गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग बाबर वाले टॉपिक पर बात किए थे। आज उसी में कुछ अभी टॉपिक बाकी है। उन सारे टॉपिकों पर फिर से हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में बाबर वाले टॉपिक में हम लोग 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में समझे थे। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी तमाम छात्रों को मैं अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, खानवा की लड़ाई को हम लोग को आज देखना है। खानवा की लड़ाई या खानवा का युद्ध, देखिएगा यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है आपका। खानवा का युद्ध जो है यह 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा का जो युद्ध था वह 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह भी बात आपको क्लियर रखना है। छात्रों, आपको हम एक बात बता दें कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कुल 3 शासकों ने निमंत्रण दिया था, जिसमें पहला शासक राणा संगा थे, दूसरे शासक दौलत खान लोदी थे और तीसरे शासक आलम खान लोदी थे। वाकई में इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर इन तीनों बंदा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किस उद्देश्य से दिया था। इन लोगों का मेन मोटो क्या था कि बाबर भारत पर आक्रमण करे। देखिए, इन तीनों व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा और इब्राहिम लोदी को हराएगा और दिल्ली से कुछ संपत्ति लूटपाट कर और पुनः काबुल लौट जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को तो हराया, अर्थात इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में ही मार डाला और उसके बाद बाबर भारत में बस गया। अब इन तीनों व्यक्तियों को बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई, क्योंकि यह लोग जो सोचे थे वह बात पूरा नहीं हुआ। अर्थात बाबर जो है दिल्ली में बस गया और मुगल वंश का पूर्ण रूप से स्थापना यहीं पर कर डाला। अब बात करें कि इस बात से नाराज होकर खानवा का युद्ध लड़ा गया, जो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। राणा संगा वाकई में बाबर से नाराज हो गए, क्योंकि वह सोचे थे कि बाबर भारत में आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और यहाँ से कुछ धन संपत्ति को लूटकर और वापस जो है अपने यहाँ काबुल चला जाएगा और दिल्ली की सत्ता छोड़ देगा और हम लोग दिल्ली पर शासन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस नाराजगी के चलते राणा संगा और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई हुई। आपको बता दें, राणा संगा मेवाड़ के शासक थे, सिसोदिया वंश के शासक थे। राणा संगा का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह भी है। राणा संगा मेवाड़ के शासक थे और वो सिसोदिया वंश के शासक थे। उनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह है, ऐसा आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं खानवा के युद्ध में, तो यहां पर खानवा का युद्ध आपको याद रखना है, बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। राणा संगा का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह भी है। राणा संगा का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह भी है। राणा संगा का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह भी है। और राणा संगा जो थे यह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे। राणा संगा जो है यह मेवाड़ के किस वंश के शासक हैं? तो सिसोदिया वंश के शासक हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक हैं। मेवाड़
भारत में राजस्थान में पड़ता है, यह भी बात आपको याद रखना है। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। खानवा भारत में राजस्थान में ही पड़ता है, भरतपुर के निकट राजस्थान में पड़ता है। थोड़ी सी हम बात को बहुत ही डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे, एकदम विधिवत कहानी के जैसा समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं आपको हमेशा से कहते आया हूं कि इतिहास में रटने की कतई गुंजाइश नहीं है और ज्यादा लिखने की भी गुंजाइश नहीं। यदि आप कहेंगे कि मैं इतिहास को लिखकर, नोट्स खूब ज्यादा लिखकर विस्तार पूर्वक बनाकर और उससे रट लूंगा, तो ऐसा मेरे विचार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इतिहास है, रटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों से मैं हमेशा यही विनती करता हूं और करता आ रहा हूं कि भाई मेरे, इतिहास को रटने के बजाय ज़्यादा कंसेप्चुअल बातों को समझने का कोशिश कीजिए। कहानी को एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए, एक दूसरे से उसे कनेक्ट कीजिए। वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपके दिमाग में लंबे दिनों तक रहेगा। बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच युद्ध था। राणा संगा का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह है। कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो सिसोदिया वंश के शासक थे। वाकई में यहां पर एक बात समझना यही है कि बाबर की जो सेना थी वह राणा संगा से डर चुकी थी। अर्थात ऐसा बताया जाता है कि राणा संगा जो था वह उस समय का बहुत ही पराक्रमी और एक वीर योद्धा था। उसके पराक्रम और वीरता का पराकाष्ठा उस समय बहुत ही ऊपर लेवल पर था। यह बात बाबर की सेना जानती थी और इस बात को जानने के कारण ही बाबर की सेना राणा संगा से युद्ध करने से इग्नोर कर दी, मना कर दी। जैसे ही यह बात बाबर को पता चला कि उसकी सेना जो है राणा संगा से युद्ध नहीं करना चाहती है, बाबर बहुत ही उतावला टाइप का हो गया। उसका दिमाग काम नहीं करने लगा और वाकई में यदि बाबर जो है अपनी सेनाओं को उत्साहित नहीं करता और खानवा की लड़ाई नहीं होता, तो सच में पूछिए कि बाबर को राणा संगा खदेड़ कर काबुल तक मारता। बाबर को राणा संगा एक ऐसा योद्धा था कि यहां से खदेड़ कर और काबुल तक, उसके घर तक जाकर मारता। देखिए, जब बाबर की सेना स्पष्ट रूप से बाबर से कह दी कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग वापस काबुल जा रहे हैं, इस बात को बाबर सुना, उसका होश उड़ गया और उसने तुरंत कहा कि एक मीटिंग रखा जाए। अपने सेनाओं से कहा कि इतना समय में एक मीटिंग का आयोजन किया जाए, आप सभी सम्मानित सेनागण उस मीटिंग में इतना टाइम पर आए। सेनाओं ने बाबर का बात माना और कहा ठीक है हुजूर, हम लोग इतना समय में मीटिंग में उपस्थित हो जाएंगे। जैसे ही मीटिंग का आयोजन प्रारंभ हुआ, सारे सेनागण उपस्थित हो गए। बाबर ने अपना ओजस्वीपूर्ण भाषण से सेनाओं को उत्साहित करने लगा। बाबर ने कहा कि भारत में इस्लाम धर्म खतरे में है। देखिएगा बात को, ध्यान समझिएगा कैसे बाबर मोटिवेट करता है सेनाओं को। बाबर ने कहा कि भारत में इस्लाम धर्म खतरे में है, अपने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए लड़ो। यदि आप राणा संगा से युद्ध करते दौरान युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो आप लोगों को जन्नत मिलेगा, अर्थात जन्नत का मतलब स्वर्ग मिलेगा। और यदि आप लोग राणा संगा से बिना युद्ध किए काबुल भाग जाओगे तो आप लोग काफिर कहलाओगे। यही तो प्रश्न है भाई मेरे। इसी में दो प्रश्न आपका बन जाता है कि बाबर जो है अपनी सेनाओं को मोटिवेट करने के लिए यह दो शब्द ही बोला था कि भारत में भाई इस्लाम धर्म खतरे में है, और यदि आप बाबर से लड़ाई करते दौरान
भले आप हारे या जीते वो तो बाद का मैटर है, लेकिन आप बाबर से लड़ाई करो। लड़ाई करते दौरान भले ही आप युद्ध में मारे जाओ तो आपको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और यदि आप बिना लड़ाई किए काबुल भाग जाओगे तो आपको जो है काफिर बोला जाएगा। और बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे ही यह स्टेटमेंट जो है बाबर अपनी सेना से देता है तो यहां से एग्जामिनर क्या प्रश्न बनाता है, इस बात को समझिएगा। एक तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इस बात को जिहाद का नारा बोला गया है, इस बात को जिहाद का नारा के नाम से जाना गया है। अर्थात खानवा की लड़ाई में बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, या कहीं कहीं जिहाद का अर्थ धर्म युद्ध भी लिखा हुआ है। धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब कहीं कहीं संघर्ष और कहीं कहीं धर्म युद्ध। अर्थात संघर्ष का मतलब समझिएगा एक बार अच्छे से। बाबर ने अपने सेनाओं से यह बात कहा कि आप राणा संगा से युद्ध करो, अर्थात अपने धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए संघर्ष करो, इस्लाम धर्म के लिए संघर्ष करो। इसी बात को जिहाद बोला जाता है। और आपको बता दें कि बाबर ने नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम के लिए जो शब्द प्रयोग किया था उसका नाम काफिर था। अर्थात यह शब्द राणा संगा के लिए प्रयोग किया था। बाबर ने काफिर शब्द जो प्रयोग किया था, काफिर, वह प्रश्न पूछा जाता है किसके लिए प्रयोग किया था, तो राणा संगा के लिए प्रयोग किया था। कैसे, तो समझिएगा। बाबर अपनी सेनाओं से कहता है कि यदि आप लोग बिना युद्ध किए काबुल भाग जाओगे तो काफिर कहलाओगे, मतलब आप गैर मुस्लिम कहलाओगे। काफिर का अर्थ होता है गैर मुसलमान, यानी आप मुसलमान नहीं है, आपको मुसलमान होने का कोई गर्व नहीं है, आप काफिर कहलाओगे। लेकिन यदि युद्ध करते दौरान भले युद्ध स्थल में मारे जाओगे तो आपको जन्नत मिलेगा। अर्थात उसे जिहाद के नाम से जाना गया कि संघर्ष करो, भले हारो या जीतो लेकिन अपने धर्म के लिए क्या करो, संघर्ष करो। उसी को इतिहास में जिहाद कहा गया। बाबर यहां पर देखिए कैसे सेनाओं को उत्साहित कर रहा है। जैसे ही यह सारी बात जो है उस मीटिंग के दौरान बाबर ने बोला, सारी सेनाओं में एक अलग ही जोश जुनून आया और सारी सेनाएं ने युद्ध लड़ने के लिए हामी भर दी। बाबर से सारी सेनाएं कही कि हुजूर माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, मैं अपने धर्म को बचाऊंगा, हम लोग युद्ध लड़ेंगे, अपने इस्लाम धर्म के लिए युद्ध लड़ेंगे। इस बात को है बाबर की सेनाओं ने बाबर से कहा। बाबर खुश हो गया और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खानवा की लड़ाई लड़ने से पहले, खानवा की लड़ाई लड़ने से पहले बाबर ने वाइन, शराब को प्रतिबंधित कर दिया। खानवा की लड़ाई लड़ने से पहले बाबर ने अपने यहाँ शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात बात को समझिएगा, बाबर ने कहा कि लड़ाई से पहले, अर्थात जब तक हम लोग लड़ाई का निर्णय नहीं ले लेते हैं कि लड़ाई में हार होगा या जीत होगा, उससे पहले कोई भी सैनिक वाइन का सेवन नहीं करेगा, अर्थात कोई भी सैनिक शराब नहीं पिएगा। और यहाँ तक बाबर ने भी अपने आप को शराब से मुक्त रखा, बाबर भी शराब नहीं लिया। लेकिन जिस चीज में शराब रखी गई थी, जो पोट थे शराब के, जो बर्तन थे शराब के, शराब को गिरा दिया गया और उस पोट को तोड़कर और मुस्लिमों को बांट दिया गया। आपको बता दें कि बाबर जो है वह भी यह अपने आप में जो है शपथ लिया कि जब तक खानवा की लड़ाई में हार या जीत का फैसला नहीं हो जाता है, हम लोग एक बूंद भी शराब नहीं पिएंगे। और सैनिक भी इस बात को मान गए। लेकिन बता दें आपको कि शराब न लेकर बाबर जो है अफीम का ज़्यादा सेवन करने लगा और भारी मात्रा में अफीम का प्रयोग करने लगा। आपको यहाँ से एक बात और याद रखना है कि बाबर का जो लड़का हुमायूं था,
वह भी अफीम का बहुत बड़ा लती था। आपको एक रोचक कहानी जान लेना चाहिए कि जो हुमायूं था उसका मृत्यु 1556 ईस्वी में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था। वह मृत्यु क्यों हुआ था? अफीम के कारण ही हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि बाबर का जो लड़का हुमायूं था वह बहुत ही भारी मात्रा में अफीम ले लिया था और वह शेर मंडल पुस्तकालय के 5वें तल्ले पर चढ़ गया था। और जैसे 5वें तल्ले पर वो चढ़ा था, लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें देख रहा था घूम घूम कर, तैसे उसके कानों में नमाज अदा करने की आवाज आई और हुमायूं भौचक्का हो गया। वह सोचा कि बगल से नमाज अदा करने की आवाज आ रही है लाउड स्पीकर में। हुमायूं सोचा कि चलकर बगल में ही मस्जिद है, हम भी नमाज अदा कर लेते हैं, अल्लाह के लिए कुछ मांग लेते हैं। इसी हड़बड़ी के कारण बाबर 5वें तल्ला से तेजी से नमाज पढ़ने के लिए उतरा। अफीम के नशा में वह भूत था। पैर फिसला और धरती पर आकर नीचे 5वें तल्ला से गिरा और वहां पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस पर लेनपुल इतिहासकार भी कहे भी हैं कि बाबर जो है लड़ता गिरता फिरता जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि पूर्ण रूप से शराब पर उसने प्रतिबंध लगा दिया खानवा युद्ध लड़ने से पहले। और इसके साथ एक और बेहद बढ़िया प्रश्न बनता है कि तमगा कर को, तमगा नामक टैक्स को, तमगा कर को बंद करवा दिया। तमगा कर को बंद करवा दिया। देखिएगा, यह तमगा कर को बंद करवा दिया था बाबर ने। अर्थात यहां से आपको स्पष्ट रहना है कि तमगा नामक कर बाबर ने मुस्लिम मर्चेंट अर्थात मुस्लिम व्यापारियों से वसूलने के लिए चलाया था। तमगा नामक कर बाबर जो था वह मुस्लिम व्यापारियों से वसूलने के लिए चलाया था। लेकिन खानवा की लड़ाई लड़ने से पहले कितना होशियार व्यक्ति है कि तमगा नामक कर जो है वसूलने से सभी सैनिकों को मना कर दिया। कहा कि कोई भी लोग तमगा टैक्स अब मुस्लिम व्यापारियों से नहीं वसूलेंगे। इसलिए यह दिमाग लगाया कि जब हम तमगा कर किसी से नहीं लेंगे तो हम मुस्लिम व्यापारी जो है खानवा की लड़ाई में हमारा समर्थन देंगे, अर्थात हमारा सपोर्ट करेंगे। इस मकसद से तमगा नामक टैक्स को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बंद कर दिया। अर्थात उसे वसूलने का आदेश जो है सैनिकों को कहा कि किसी से तमगा नहीं लेना है, कि वह खानवा की लड़ाई में हमारा सपोर्ट करेंगे। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया सारे सैनिकों और खुद अपने को बोला कि कोई भी व्यक्ति जो है खानवा लड़ाई के युद्ध और हार जब तक नहीं हो जाता है, जीत और हार जब तक नहीं होता उस समय तक शराब नहीं लेगा। जिहाद का नारा भी दिया खानवा की लड़ाई में। और काफिर शब्द जो है राणा संगा के लिए प्रयोग किया। काफिर शब्द का अर्थ होता है गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, आप बोल सकते हैं। यहां पर अब आप राणा संगा से बात समझिएगा। बिगुल 1527 में फूकी गई। युद्ध स्थल में दोनों पक्ष आए, अर्थात राणा संगा की भी सेना आई और बाबर की भी सेना आई। राणा संगा युद्ध स्थल में हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। राणा संगा जो है युद्ध स्थल में हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। और आपको बता दें कि राणा संगा जो था इसका एक आंख, एक हाथ और एक पैर ऑलरेडी पहले से नहीं थे। अर्थात यह किसी युद्ध में एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो चुका था। बस इसके एक हाथ, एक आंख और एक ही पैर बचे थे। अर्थात एक तरफ के यह अंग खोने के कारण राणा संगा एक तरह से अपंग भी था। लेकिन उसके बावजूद भी राणा संगा एक ऐसा योद्धा था कि वह डटकर मुकाबला बाबर से किया। यह बात अपने आप में एक शासक के लिए बहुत ही काबिले तारीफ है। आपको यहां से एक और प्रश्न याद रखना है कि राणा संगा जो व्यक्ति था इसने खानवा लड़ाई लड़ने से पहले कुल 49 लड़ाइयां लड़ चुका था। 49 कुल 49 लड़ाइयां लड़ चुका था। और राणा संगा के शरीर पर कुल 89 तीर भालों के निशान थे। आप समझ सकते हैं कि कैसा योद्धा था राणा संगा। आपको बता दें कि खानवा की लड़ाई में हाथी पर बैठकर राणा संगा युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध प्रारंभ हुई
और बाबर की सेना की तरफ से एक तीर जो है राणा संगा की आंखों में लगी। राणा संगा मूर्छित होकर और वहीं पर जो है हाथी पर लेट गए। लेकिन राणा संगा का चालाक जो हाथी थी वह राणा संगा को किसी तरह से युद्ध स्थल से हटाकर और बहुत दूर निकाल कर लेकर चल गई। और राणा संगा जो है, ऐसा बताया गया कि खानवा की लड़ाई से हाथी के कारण बचकर निकला, हाथी उसको बचाकर निकाल दी और कालिंजर में जाकर राणा संगा छिप गया। कालिंजर में राणा संगा जाकर छिप गया और खानवा की लड़ाई में जो राणा संगा की सेना थी वह लड़ रही थी। और बताया जाता है कि बाबर ने राणा संगा की सेना को सर कलम कर दिया, सारी सेनाओं का जो है सर धड़ से उड़ा दिया। और उसी समय गाजी की भी उपाधि बाबर ने धारण किया और उसी समय बाबर ने गाजी की उपाधि ली। गाजी का अर्थ होता है गैर मुस्लिमों का कत्ल करने वाला। गाजी का अर्थ होता है गैर मुस्लिमों का कत्ल करने वाला या विधर्मियों का कत्ल करने वाला। यह गाजी का उपाधि लिया था। अर्थात जब बाबर ने राणा संगा की सेनाओं को खानवा के युद्ध में सारी सेनाओं का जो है सर कलम कर दिया, उसके बाद गाजी की उपाधि लिया। अर्थात कहने का अर्थ है कि यह गैर मुस्लिमों का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया और गाजी की उपाधि लिया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आपको खानवा की लड़ाई बहुत ही बेहद तरीके से समझ में आई होगी। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आप जो है यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बात को सुन भी सकते हैं, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं खानवा की लड़ाई के बाद जो लड़ाई हुई है वह चंदेरी की लड़ाई है। खानवा की लड़ाई के बाद जो लड़ाई हुई है उसका नाम चंदेरी की लड़ाई है। लेकिन इससे पहले आपको 2-3 प्रश्न और याद रखने पड़ेंगे। 1528 ईस्वी में, बात को ध्यान समझिएगा, 1528 ईस्वी में मैंने आपको बताया कि राणा संगा जो था वह जाकर कालिंजर में छिप गया था। बदायूं वाला जो एरिया है कालिंजर यूपी में, वहीं पर छिप गया था। और राणा संगा के बारे में उसके बहनोई ने बाबर को बता दिया। राणा संगा के बारे में उसका अपना बहनोई ने बता दिया बाबर को कि राणा संगा कालिंजर में छिपा हुआ है। इस बात को जब बाबर जाना तो कालिंजर में जाकर और राणा संगा की हत्या कर दिया। अर्थात आपको याद रखना है राणा संगा की हत्या जो है बाबर ने ही किया है। राणा संगा की हत्या जो है वह बाबर ने ही किया है। राणा संगा की हत्या जो है वह किसने किया है, तो बाबर ने किया है। बाबर ने किया है। लेकिन आपको बता दें कि राणा संगा के बारे में कभी कभी बुकों में आप देखते भी होंगे कि राणा संगा जौहर देने के कारण मारा गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक बुकों में जब आप ऊपर लेवल के बुकों को पढ़िएगा तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि राणा संगा की हत्या बाबर ने कर डाला। कालिंजर में राणा संगा को मार डाला। बाबर को राणा संगा का बहनोई ने ही खुद बताया था कि राणा संगा कालिंजर में छिपा है और वहीं पर जाकर बाबर ने राणा संगा का जो है सर तलवार से उड़ा दिया। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती ही जहाँ डूबी वहाँ पानी ही कम था। यानी अर्थात कह सकते कि अपने ही बहनोई ने राणा संगा को मरवा डाला बाबर से। यहाँ पर जो है राणा संगा का चैप्टर क्लोज होता है। यह 1528 का मामला था। आपको याद रखना है राणा संगा को जब बाबर ने मारा था। लेकिन 1528 में एक और काम आपको याद रखना है। 1528 ईस्वी में एक और बात आपको याद रखना है। बाबर का प्रसिद्ध कुशल सेनापति मीर बाकी ने, बात को ध्यान समझिएगा, बाबर का प्रसिद्ध कुशल सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया, तो अयोध्या में करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाया। और यह बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था, तो मीर बाकी ने बनवाया था। बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था, तो मीर बाकी ने बनवाया था। मीर बाकी कौन था, तो पता होना चाहिए। मीर बाकी जो था
वह बाबर का सेनापति था। मीर बाकी जो था वह बाबर का सेनापति था, बाबर का सेनापति था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया है। बाबरी मस्जिद कहाँ है? तो अयोध्या में है। बाबरी मस्जिद कहाँ है? तो अयोध्या में है। अभी बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है मीर बाकी ने अयोध्या में कराया। और आपको बता दें कि वहाँ पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जब निर्माण कराया था, वहाँ पे पहले से जो है हिंदू टेम्पल्स वगैरह थे। उन टेम्पलों को जो है एक स्ट्रक्चर मस्जिद का देकर और मीर बाकी ने वहाँ पर मस्जिद का रूप दे दिया था। आगे चलकर 6 दिसंबर 1992 को, यहाँ से भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया गया। शिवसेना, आरएसएस, बीजेपी, इन सारे संयुक्त दलों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया। उस समय आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री 1992 में कल्याण सिंह थे और केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और आरएसएस, शिवसेना, बीजेपी, इन सारे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का इसमें अहम योगदान था बाबरी मस्जिद को तोड़वाने में। इस भी बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आपसे एक और प्रश्न हम करें कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने। और मीर बाकी कौन था? तो बाबर का सेनापति था। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो है तोड़वा दिया गया। इन कुछ भारत में राजनीतिक जो शक्तियां थी उन्होंने, और उसमें अहम योगदान के जो है लाल कृष्ण आडवाणी का था। उन्हीं ने जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और अब तो वहाँ पर जो है राम जी का जो है मंदिर का शिलान्यास भी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं। तो आइए, यहाँ तक आपको बात जो है समझ में आई होगी। चलिए आगे हम और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट 1528 ईस्वी के बाद 1529 ईस्वी में चंदेरी की लड़ाई पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बात को समझिएगा। चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बात को समझिएगा। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वह 1528 ईस्वी में हुआ था। 29 जनवरी 1528 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। आपको बता दें, चंदेरी जो जगह है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंदेरी जगह जो पड़ता है वह कहाँ पड़ता है? एमपी में है। और यह युद्ध जो हुआ था चंदेरी का, वह बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर वर्सेस मेदिनी राय, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। आपको बता दें कि मेदिनी राय लड़की नहीं है, स्त्री नहीं है। मेदिनी राय जो है एक पुरुष शासक थे और यह मेदिनी राय मालवा के शासक थे। मेदिनी राय जो थे यह मालवा के शासक थे। मालवा एमपी में पड़ता है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। राणा संगा सोचा था, कालिंजर में छिपने का राणा संगा का भी एक मोटो था। वह यही बात सोचकर छिपा था कि मेदिनी राय से जब बाबर चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में लड़ेगा, उस समय हम खानवा की लड़ाई का बदला बाबर से लेंगे। अर्थात जैसे यह मेदिनी राय से लड़ाई करने 1528 में चंदेरी जाएगा, हम कालिंजर से मतलब आएंगे और पीछे से जो है बाबर का जो है हत्या कर देंगे, छिप कर बाबर पर हम वार कर देंगे और बाबर का काम तमाम कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश राणा संगा का यह सोचा हुआ नहीं रहा और उसके अपने बहनोई ने राणा संगा को मरवा डाला। अर्थात बाबर को उसका पता जो है बता दिया कि बाबर कालिंजर में छिपा है। यह जो बात आपको थोड़ी सी याद रखने की जरूरत है। बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। इस युद्ध में मेदिनी राय जो है वो मालवा का शासक था, युद्ध में मारा गया। और बाबर ने, आपको बता दें कि इसमें भी जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने भी इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा। और इस युद्ध में भी बाबर ने तुगलमा युद्ध प्रणाली को अपनाया था, तुगलमा युद्ध प्रणाली को अपनाया था। जिहाद का नारा दिया था और तुगलमा युद्ध प्रणाली को भी अपनाया था। आपको बता दें कि तुगलमा युद्ध प्रणाली को बाबर ने पानीपत में भी अपनाया था
खानवा में भी अपनाया था और यहाँ पर चंदेरी में भी अपनाया था। तुगलमा युद्ध प्रणाली का एक और नाम है उस्मानिया प्रणाली। तुगलमा युद्ध प्रणाली का एक और अन्य नाम है जिसको उस्मानिया प्रणाली भी कहा जाता है। आपको एक बात समझा दें आज हम, तुगलमा युद्ध प्रणाली का अर्थ होता है, बाबर ने तुगलमा युद्ध प्रणाली के बारे में बताया है अपने ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी में कि तुगलमा युद्ध प्रणाली कैसे किया जाता था। चारों तरफ से विपक्षी सेनाओं को बाबर जो है अपनी सेनाओं को आदेश दिया था। तुगलमा युद्ध प्रणाली कैसे करता था ये बता दें। चारों तरफ से विपक्षी सेनाओं को जो है घेर लो और उसके बाद तोप का प्रयोग करो, तीर भालों का प्रयोग करो और उन पर जो है हर तरह से क्या करो, आक्रमण करते रहो। अर्थात तुगलमा युद्ध प्रणाली का मतलब होता है कि चारों तरफ से सैनिकों, विपक्षी जो सैनिक दल है उनको घेर लो और उसके बाद उन पर आक्रमण करो। इसे तुगलमा युद्ध प्रणाली कहा जाता है या उस्मानिया प्रणाली भी कहा जाता है। यह बाबर जो था तुगलमा युद्ध प्रणाली या उस्मानिया प्रणाली उज्बेक लोगों से सीखा था। वहीं उज्बेक जो बाबर को पीट पीट कर जो है भगाए थे अपने यहाँ से, उन लोगों से यह सिस्टम सीखा था तुगलमा युद्ध प्रणाली। आपको पता होगा इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया, तुगलमा युद्ध प्रणाली का भी प्रयोग किया। खानवा युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया, उसमें भी तुगलमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तो तुगलमा युद्ध प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग तो किया ही था। मेदिनी राय जो है युद्ध स्थल में मारा गया और वह मालवा का जो बाबर जो था, मेदिनी राय को जैसे वहां पर मार डाला तो मालवा का जो राजस्व का जो जिम्मेवारी था वह जो था अहमद शाह को, अहमद शाह किसको, तो अहमद शाह को सौंप दिया। और अहमद शाह से बोला बाबर कि आप यहाँ का साल भर में जो रेवेन्यू आएगा, साल भर में जो राजस्व आएगा उसको हमारे पास क्या कर देना, पहुंचा देना। अर्थात अहमद शाह ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ हम आपको रेवेन्यू जो है वह पहुंचा देंगे। तो वहां पर आपको याद रखना है कि अहमद शाह को मालवा का जो है एक छोटा मोटा जो है शासक था अहमद शाह, उसको मालवा का क्षेत्र दे दिया और बाबर बोला कि हमको रेवेन्यू यहाँ से हमेशा पहुंचाते रहना। इस बात को भी थोड़ा सा क्लियर रखिए। आगे हम बात करें चंदेरी के लड़ाई के बाद हम बात करें तो आता है घाघरा की लड़ाई जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। घाघरा की लड़ाई में आपसे एक आध प्रश्न बहुत ही जरूरी वाला पूछा जाता है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो 6 मई 1529 को हुआ था, याद रखना है घाघरा का युद्ध जो हुआ था वह 6 मई 1529 को हुआ था। यह युद्ध आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता रखना पड़ेगा। घाघरा की लड़ाई बाबर और महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था, जिसमें महमूद लोदी को बाबर जो था वह बुरी तरह से परास्त किया था और महमूद लोदी जो है वहां से किसी तरह अपना जान बचाकर और बंगाल के शासक नुसरत खान के शरण में चल गया था। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बाबर जो था वह जैसे ही महमूद लोदी पर आक्रमण करता है, महमूद लोदी किसी तरह से अपना जान बचाता है और बंगाल के शासक नुसरत खान के शरण में चला जाता है। कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है कि महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का लड़का था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह बात स्पष्ट रखना है कि महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, लड़का नहीं था। इस बात को भी याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बात को केवल सुनिएगा। घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था, बहुत बार प्रश्न पूछा है, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। अर्थात जल का मतलब कहें तो पानी के सतह पर लड़ा गया था। नाव पर बैठकर घाघरा का युद्ध लड़ा गया था और उसके बाद नाव से उतरकर फिर धरती पर भी, सूखे धरती पर भी लड़ा गया था। इसलिए यह प्रश्न पूछा जाता है। घाघरा बिहार में है, यह भी बात याद रखिएगा। घाघरा कहाँ है? बिहार में। आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा। घाघरा से अयोध्या जो जगह अभी हम बात किए थे, जहाँ पे मीर बाकी ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था अयोध्या में, वो अयोध्या जगह सरयू नदी के किनारे बसा है। और जब
यूपी से सरयू नदी बिहार की तरफ आती है तो वह घाघरा बन जाती है। यह आगरा की घाघरा नहीं है आगरा की घाघरा नहीं। जब सरयू नदी अयोध्या से बिहार की तरफ आती है तो उसी को घाघरा नदी के नाम से जाना गया। और इसी घाघरा नदी के समीप महमूद लोदी और बाबर जो है युद्ध किए थे। और यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो पानी के सतह पर और थल पर अर्थात जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। महमूद लोदी युद्ध लड़ने के डर से वहां से भागकर बंगाल के शासक नुसरत शाह के यहाँ जाकर शरण ले लिया। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपको यहाँ तक उम्मीद करते हैं यह बात जो है कंसेप्ट समझ में आई होगी। कल का टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे हुमायूं को लेके। कल के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे हुमायूं को लेके। आपको बता दें कि बाबर का मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुआ था। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। बाबर को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन उसके बाद बाबर को उसका मनचाहा स्थान काबुल में ले जाकर दफनाया गया। यहाँ पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार बहुत ही कंट्राडिक्शन वाला सवाल पैदा होता है, बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। आपको बता दें कि बाबर के मृत्यु को लेकर दो बातें बोली जाती है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि बाबर का मृत्यु आगरा में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबर का मृत्यु आगरा में हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर का मृत्यु लाहौर में हुआ। बात को समझिएगा, दोनों बात सही है। दोनों बात सही है और दोनों बात हर जगह लिखा भी हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि जब बाबर आगरा से काबुल जा रहा था, जब बाबर आगरा से काबुल जा रहा था तो रास्ते में लाहौर के करीब थोड़ा सा वह विश्राम किया। अर्थात विश्राम करने के बाद जब बाबर उठा और चलना प्रारंभ किया, वहीं पर जो है वो बेहोश होकर गिर गया और वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार यह बात मानते हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर देकर मारा है। तो यह दोनों बातों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग कल की क्लास में फिर बाबर से आगे और बात करते हैं। हुमायूं वाले टॉपिक पे हम लोग बहुत विस्तार चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम छात्रों को मेरा यह कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे कंटेंट से अगर संतुष्ट है, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ आपसे चलते चलते एक विनती है कि भाई मेरे, इतना मर के थक के आदमी पढ़ा रहा है, इतना बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ा सा चैनल को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और आपका लाइक बहुत कम आ रहा है, आपका कमेंट भी नहीं आ रहा है। हमने आपसे हमेशा यह बात कहा है कि आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको और क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कुछ चेंजिंग चाहिए तो उसके बारे में भी लिखें। हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए आज आप लोग से फिर वही बात कि एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि अगला कोई भी नए लेक्चर यहाँ से प्रोवाइड करूँ तो आपको मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, गुलगुलाते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। इंजॉय के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट रखिए, दिलो दिमाग को एकदम शांत रखिए। तो मिलते हैं कल फिर छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, गुड नाइट।